पढ़ने जा रहे हैं आपकी साइंस का इम्पॉर्टेंट चैप्टर अडेप्टेशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल। मैं हूँ धर्मेंद्र सिंह, आपके लिए साइंस का टीचर। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अडेप्टेशन वाले पार्ट से। देखिए, अडेप्टेशन जब आप पढ़ते हैं तो अडेप्टेशन से मतलब समझने से पहले आपको दो टर्म्स थोड़े से क्लियर होने चाहिए। पहले तो एक टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैबिट, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज हैबिटेट। तो अगर आपको ये दो टर्म ठीक से क्लियर हैं तो आपको ये चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हैबिट से मतलब होता है कि किसी भी एनिमल का अपना एक पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है जिसको हम निच से जोड़ते हैं। तो इकोलॉजिकल निचेस हर एनिमल के अलग अलग होते हैं और उस आधार पे किसी भी एनिमल का हैबिट डिसाइड होता है। और एड्रेस ऑफ एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट। किसी भी एनिमल का जो एड्रेस है उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। जब हम लोग लाइफ साइंस को पढ़ते हैं तो लाइफ साइंस में हमेशा हमें मतलब ह्यूमन बीइंग से नहीं होता। लाइफ साइंस में हमें सभी तरह के एनिमल से मतलब होता है जो इस प्लैनेट पे रहते हैं। तो उन सभी तरह के एनिमल्स में किस किस तरह के अडेप्टेशंस हुए हैं ये समझना है। तो जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं वो अपने एड्रेस के आधार पे अलग तरीके से क्लासीफाई होते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट मान लीजिए पानी में रहने वाला है तो उसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। All the plants which are capable of residing in the water are called hydrophytes। और वो प्लांट जो पानी में न रह के कहाँ रहने वाले होते हैं, जमीन पर रहने वाले होते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। सिंपली अगर हम जैसे ब्रॉडली इसको स्टडी करें तो जो कुछ भी है जिसको हम समझ सकते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जहाँ तक जीवन रह सकता है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर का मतलब द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स टू द एक्सटेंट ऑफ विच लाइफ इज पॉसिबल इज कॉल्ड बायोस्फीयर। क्या है? यूनिवर्स का वो हिस्सा जहाँ तक जीवन संभव हो, जहाँ तक लाइफ रह सकती हो, उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर को फिर से डिवाइड करते हैं हम लोग किसमें? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। किसमें डिवाइड करते हैं? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर विच इज कवर्ड बाय वाटर। मतलब क्या कहना है? बायोस्फीयर का वो हिस्सा जो पानी से कवर्ड है उसको क्या कहेंगे? उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। एंड द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर विच इज कवर्ड बाय एयर, है ना, जिसमें गैसेस हैं, डिफरेंट तरह के कंपोजिशंस हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फीयर। और बायोस्फीयर का वो हिस्सा जो कि जमीन से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। तो तीन ही तो हिस्से हैं जिसमें कि जीवन संभव है, लाइफ जहाँ रह सकती है। अलग अलग तरह की लाइफ ने अलग अलग तरह से रहना सीखा है। कहाँ पे? अपने हैबिटेट में। तो एनिमल अपने हैबिटेट में कैसे अच्छे से अच्छे रह सकते हैं बिना किसी कंपटीशन को फेस करे हुए या कंपटीशन को अवॉइड करके, और अपने सर्वाइवल को प्रूव करने के लिए उन्हें अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ द एनिमल टू इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी एनिमल का अपने वातावरण या अपने आसपास के माहौल के प्रति जो सामंजस्य बना लेने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन कहा जाता है। तो किसी भी एनिमल में अडेप्टेशन से मतलब क्या है? अडेप्टेशन मतलब एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? हर एनिमल अपने एनवायरनमेंट के प्रति एडजस्टेड होते हैं। वो उस एनवायरनमेंट में बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं और सर्वाइव या वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यू ऑल आर द एनिमल ऑफ लैंड। आप सब कहाँ के एनिमल हैं? लैंड के एनिमल हैं। आपको जमीन से एक फुट ऊपर उठा दें अगर, तो क्या आप वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको पानी के अंदर अगर ले जाएं तो क्या आप वहाँ बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो द एनिमल हु आर द एनिमल ऑफ द लैंड कैन नॉट बेटर सर्वाइव इन द वाटर एंड कैन नाइदर सर्वाइव इन एयर, राइट? दे कैन बेस्ट सर्वाइव इन लैंड। सो द एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं, उनको जमीन में निकाल के अगर लेके आएंगे तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे मछलियों को अगर हम निकाल के जमीन पे लेके आएंगे तो मछली खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, बिकॉज द फिश इज बेस्ट अडेप्टेड टू वाटर। मछली कहाँ के लिए अडेप्टेड है? वो पानी के लिए अडेप्टेड है। तो हम शॉर्ट में डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि अडेप्टेशन क्या है। अडेप्टेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ द एनिमल टू इट्स एनवायरनमेंट। तो हर एनिमल अपने अपने एनवायरनमेंट के प्रति एडजस्टेड होता है। और अब हमें वही अडेप्टेशन जो है, एडजस्टमेंट को अलग अलग तरीके से प्लांट्स में और एनिमल्स में पढ़ने हैं। सो अडेप्टेशन इन द प्लांट्स आर कॉल्ड द प्लांट अडेप्टेशन, और अडेप्टेशन इन एनिमल्स आर कॉल्ड द एनिमल अडेप्टेशन। जो अडेप्टेशन प्लांट्स ने कर रखे हैं वो, तो प्लांट्स जनरली कहाँ, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, तो
प्लांट्स रेसाइडिंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। वो प्लांट जो पानी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। एंड द प्लांट्स लिविंग ऑन द ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ द लैंड, जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं जमीन की, उन पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ लैंड, दे आर कॉल्ड मीसोफाइट्स। एंड जीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो जमीन पे तो होते हैं बट दे आर बेस्ट अडेप्टेड फॉर डेजर्ट मोड ऑफ लाइफ। जो डेजर्ट के लिए अडेप्टेड है दे आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। एंड द प्लांट्स व्हिच आर बेस्ट अडेप्टेड फॉर मार्सी प्लेसेस, मार्सी मतलब दलदल वाले पौधे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। तो मार्सी प्लेसेस पे जो पौधे रह सकते हैं दे आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। सो नाउ अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स हमने पौधों को कितने में? 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना? द प्लांट्स बेटर रिसाइडिंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स and the plant living on the optimum mode of the conditions of the land are called mesophytes, and the plants which are living into the desert mode of life are called xerophytes, and the plant living on the marshy places, दलदल वाली जो जगह होती हैं उनमें रहने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहते हैं। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? क्या है? 4 तरह से हमने पौधे क्लासीफाई कर लिए। पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले ऑप्टिमम कंडीशंस में, जीरोफाइट्स डेजर्ट में रहने वाले, और हेलोफाइट्स दलदल वाली जगहों पे उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स। अब हमें समझना है इसमें ये, अच्छा इसको भी कर लेते हैं कि एनिमल एडेप्टेशन जो हम पढ़ते हैं, तो एनिमल एडेप्टेशन, एनिमल कहाँ कहाँ रह सकते हैं भाई? एनिमल पानी में रह सकता है, एनिमल एयर में रह सकता है, और एनिमल लैंड पे रह सकता है। तो जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं दे आर कॉल्ड एक्वेटिक, राइट? एनिमल पानी से निकल के एकदम से जमीन पे नहीं आए होंगे, इसके बीच में भी कुछ तरह के एनिमल्स होंगे जिनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। तो उनमें भी कुछ अडेप्टेशन होंगे, उन्होंने अपने आप में एडजस्टमेंट कर रखा होगा, वो एम्फीबियस अडेप्टेशन है। और जो जमीन में रहने वाले हैं दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, और एयर में रहने वाले जो होंगे दे आर कॉल्ड एरियल मोड ऑफ लाइफ। वो क्या कहलाती है? वो एरियल लाइफ कहलाती है। तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल, हवा में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले। सो नॉट डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब उनके एड्रेस के आधार पे अगर हम देखें तो हमने एनिमल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक्वेटिक पानी में रहने वाले एनिमल, टेरेस्ट्रियल जमीन में रहने वाले एनिमल, और एरियल हवा में रहने वाले, एयर में रहने जो बर्ड्स होती हैं बेसिकली वो कहाँ रहती हैं? वो हवा में रहने वाली होती हैं। तो इस तरह से 3 तरह के एनिमल्स ये होगा। अब हमें समझना क्या है कि अडेप्टेशन भाई कैसे हुआ है, कैसे उन्होंने अपने आप में एडजस्टमेंट कर रखे हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हमने क्या बताया? ये ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। एंड हाउ हैव दे बीन अडेप्टेड वेल फॉर द एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें क्या समझना है कि पौधे कैसे पानी में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। तो आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग पर रिकॉल करिए कि जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं तो दे आर मोस्टली एल्गीज, है ना? या पानी के कोई भी पौधे हों तो आप उनको देखें, उनकी पत्तियां जो होंगी वो कटी फटी होंगी। पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? कटी फटी होती हैं। इसकी वजह क्या होती है कि पानी अगर फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो बहते हुए पानी के फोर्स को कम किया जा सकता है ना? पानी को बहने में भी दिक्कत नहीं होगी और पौधे भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो टॉन लीव्स आर बेसिकली फाउंड इन प्लांट्स विच लिव इन वाटर। जो पानी में रहने वाले होते हैं वो पानी में रहने वाले पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं। तो ये क्या है? उन पौधों का अपने एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य ही तो है, उन्होंने उसके साथ ट्यूनिंग बना रखी है, एडजस्टमेंट कर रखा है। आम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से ट्यूनिंग बना लेते हैं, तो इसी तरह से पौधे भी अपने एनवायरनमेंट से ट्यूनिंग बना लेते हैं पानी के लिए। ऐसा नहीं कि यही केवल एडजस्टमेंट कर रखा है। जो पानी में रहने वाले पौधे होंगे उनकी सरफेस अगर देखेंगे तो वो चिकनी होगी, सरफेस बिल्कुल चिकनापन होगा उसमें। देखिए ऐसे लगेगा आपको कि जैसे सरफेस पे लार लगी हुई है, सलाइवा लगा हुआ चिकना सा कोई पदार्थ, ग्रीस या लाइक जैसे ग्लू, गम, जिलेटिन, ऐसा कुछ नहीं होता है। चिकना सा पदार्थ को लगाओ, आप कोई भी पानी का पौधा देखिए तो उसमें चिकनापन उसकी सतह पे होगा जरूर। तो पौधे की सतह पे ये जो चिकनापन होता है वो किस वजह से होता है कि पानी सीधे सीधे पौधे की बॉडी के साथ में इंटरेक्ट ना करे। जब पानी पौधे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो पौधे का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा एंड द प्लांट विल लिव प्रोटेक्टिवली। पौधा क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। जो पानी वाले पौधे होते हैं उनमें लीफ में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। तीसरा एडेप्टेशन क्या है? लीफ में स्टोमेटा लगभग एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इतना पानी होता है कि उन्हें किसी तरह की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है? एक तरह का उनका अडेप्टेशन है जो उनका अपने एनवायरनमेंट के प्रति चेंज है।
पानी में रहने वाले पौधों के जो रूट्स होंगी वो एब्सेंट होंगी। क्या होती हैं? रूट्स उनकी एब्सेंट होती है। अब रूट का काम क्या होता है भाई? रूट का काम है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाए। अब क्या करना उन्हें एब्जॉर्प्शन करके? रूट की क्या जरूरत है? जब पानी में ही प्रेजेंट है तो सीधे डिफ्यूजन से वो वाटर ले लेते हैं और एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लांट्स हैव नाउ बीन वेल अडेप्टेड टू द एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ। पौधे जो पानी में रहने वाले हैं वो एक निश्चित प्रकार से अडेप्टेड है। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एक्वाटिक अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स, राइट। अनदर मीसोफाइट्स अगर हम देखें, मीसोफाइट्स जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है या इस तरह के जो पेड़ है, दे आर ऑल मीजोफिटिक इन नेचर। वो सब कैसे होते हैं? वो मीजोफिटिक नेचर के होते हैं। उनमें क्या सिचुएशन होती है कि जो मीजोफाइट्स हैं उनमें स्टोमेटा जो होते हैं वो अपर सरफेस पे ना होके लोअर सरफेस पे होते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन का रेट थोड़ा सा कम रहे, वाटर का लॉस कम हो। एक अडेप्टेशन। जमीन पे रहने वाले पौधों का जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उनमें टैप रूट सिस्टम भी होता है और एडवेंटेजेस रूट सिस्टम भी होता है, जिससे कि पानी का एब्जॉर्प्शन करके पौधों को अवेलेबल कराया जा सके। तो इस तरह से मीजोफिटिक प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट के प्रति एडजस्टेड होते हैं। सिमिलरली जीरोफिट की जो प्लांट्स होते हैं, जो जीरिक कंडीशन, जीरिक मतलब डेजर्ट के लिए, तो आप डेजर्ट वाले अगर पौधे देखेंगे तो वो यहाँ के पौधों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनमें लीव्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। उनमें पत्तियां जो होती हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों कन्वर्ट हो जाती हैं? क्योंकि अगर लीव्स होंगी तो पौधे से पानी का लॉस ज़्यादा होगा, और जब पानी का लॉस ज़्यादा होगा तो पौधा सूख जाएगा। तो पौधा सूखने ना पाए तो पौधे ने अपने आप में क्या परिवर्तन कर रखा है? एक तरह का एडजस्टमेंट कर लिया है कि लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। किसमें कन्वर्ट हो गया वो? स्पाइंस में। स्टेम इज सेकुलेंट। स्टेम कैसा होता है उनका? सेकुलेंट स्टेम होता है। मांसल, फ्लैसी, नागफनी, ओपनजियर, ये पौधे कहाँ के हैं? जीरे कंडीशन के प्लांट है। नागफनी में देखें कि स्टेम कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैसी टाइप का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर रखा होता है उसने, तो ये क्या है? उसको उसके एनवायरनमेंट रहने के लायक बनाता है। स्टोमेटा आर वेरी डीप सस्पेंडेड इनटू द स्टेम। स्टेम में जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत अंदर गहराई में धसे होते हैं, जिससे कि पानी का नुकसान ना हो। तो जीरिक प्लांट्स आर मेड फॉर दैट कंडीशन के पानी का लॉस कम से कम हो, पानी का नुकसान ज़्यादा ना हो। रूट्स आर वेरी डीप इनटू द सॉइल। उनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं, जिससे पानी की तलाश में कहीं ना कहीं से पूरी हो जाए और पानी उनको मिलता रहे। तो दे आर कॉल्ड व्हाट? जीरोफाइट्स। वो डेजर्ट मोड के लिए अडेप्टेड है। और हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स वो जो मार्सी प्लेसेस में रहते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है मार्सी प्लेसेस का कि वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उनमें स्पेशल मॉडिफिकेशंस हो गए। नाउ दे हैव बिकम व्हाट? इंसेक्टिवोरस इन नेचर एंड दे हैव द रेस्पिरेटरी रूट्स। उनमें रूट्स भी जो होती हैं वो कैसी हैं? रेस्पिरेटरी नेचर की। मतलब मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं जो दलदल वाली जगहों में लगते हैं, उनमें जो पूरा पेड़ है, जैसे ये ट्री है, आप ये जहाँ उसमें दलदल में लगा है, तो इसकी जो रूट्स होंगी वो इस तरह से बाहर निकल आती हैं, लाइक दिस। दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट्स। इसमें राइजोफोरा जैसे प्लांट्स में ऐसे क्या बन जाती है? रेस्पिरेटरी रूट्स बन जाती हैं। तो इसकी मदद से ये रेस्पिरेशन कर सकती हैं, गैसेस को ले लेती हैं। तो ये क्या है? दलदल वाली जगह में रहने के लायक बनाता है उसको। उसने अपने आप में ये बदलाव कर रखे हैं कि जिससे वो दलदल वाली जगह में भी ठीक से रह सके। तमाम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट ईटर होते हैं। अमेज़न के जंगलों में आप जाकर देखिए तो आपको बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे वहाँ पे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, इमेजिन नहीं किए होंगे। सेंसिटिव प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट, है ना, ड्रोसेरा, डायनिया, दीज आर व्हाट? द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिनमें क्या है? ये एबिलिटी है कि वो इंसेक्ट को फीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंसेक्ट को फीड कर सकते हैं। और इंसेक्ट को फीड करते हैं तो इससे क्या होता है? उनमें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये एक तरह का मॉडिफिकेशन, ये उनमें क्या है? अडेप्टेशन। प्लांट्स में अडेप्टेशन के बाद आप किसमें अडेप्टेशन पढ़ेंगे? अडेप्टेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल कैसे अडेप्टेड है। एक्वेटिक एनिमल्स में अगर अडेप्टेशन देखें, चलिए एक्वेटिक एनिमल्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? फिशेस, मछलियां जो होती हैं वो सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए। मछलियां कहाँ रहती हैं? सारी पानी में रहती हैं। तो पानी में रहने के लिए वो कैसे अडेप्टेड है? दे हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। उनमें कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं? गिल्स होते हैं। और गिल्स उनको पानी में ब्रीथ करने के लायक बनाते हैं। पानी में जो रेस्पायर करना है तो किसकी मदद से करेंगे? गिल्स के द्वारा करेंगे। तो एक्वेटिक एनिमल्स आर अडेप्टेड
to live in the water because they respire with the help of gills. नंबर उनमें प्रेजेंस होती है किसकी? फिन्स की। बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? उनके फिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिन्स क्या होते हैं? फिन्स आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, तो जिससे वो पानी में अगर तैरे तो वाटर का ज़्यादा उन्हें फोर्स बर्दाश्त ना करना पड़े और इजीली जो है बॉडी आगे बढ़ जाए। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। शरीर कैसा होता है उनका? स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। और स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी से मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडी जो नोकदार हो। तो मछलियाँ देखो आगे नोकदार होती हैं, पीछे फिर थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं और पीछे आके फिर से पतली, तो जिससे पानी की करंट को आसानी से चीर चलें, मतलब उसको क्रॉस करके जा सकें। तो मछलियों के इसी डिज़ाइन पे जो एयरक्राफ्ट होते हैं आपने देखा होगा वो भी इसी तरह से बनते हैं। जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं? इस तरह से नोकदार बनते हैं, तो जिससे वाटर को एयर को ऐसे चीर के आगे बढ़ सकें। तो ये क्या है? मछलियों में एक तरह का अडेप्टेशन है कि वो पानी में इस तरह से रहने के लायक बनती हैं। फिन्स के द्वारा वो तैर सकती हैं, गिल्स के द्वारा रेस्पायर कर सकती हैं, और बैकवर्डली डायरेक्टेड स्केल्स होते हैं जो वाटर का ज़्यादा रेजिस्टेंस बर्दाश्त उनको नहीं करना पड़ता है। तो दीज आर व्हाट द सॉर्ट ऑफ अडेप्टेशन, द एक्वेटिक मोड ऑफ अडेप्टेशन इन दी एनिमल्स। एनिमल्स में और भी एक्वेटिक अडेप्टेशन है, उसको इंडिविजुअली बाद में। नेक्स्ट इज व्हाट? द एम्फीबियस अडेप्टेशन। एम्फी माने होता है बोथ, और बियस माने होता है रहने वाले। तो जो दोनों जगह पर रह सकते हैं एनिमल, उन्हें क्या कहेंगे? एम्फीबियंस। दोनों जगह से मतलब क्या है? द एनिमल्स व्हिच कैन लिव इन वाटर एंड ऑल्सो कैन लिव इन लैंड। जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एम्फीबियन है। तो अब फ्रॉग में किस तरह के अडेप्टेशन है? तो वो एम्फीबियस अडेप्टेशन हो जाएंगे। मेंढक को देखिए क्या होता है, मेंढक में किस तरह से अडेप्टेशन हुए हैं। फ्रॉग में जो एम्फीबियस अडेप्टेशन है, जो उसको उसके एनवायरनमेंट में रहने के लायक बनाते हैं। कौन से अडेप्टेशन उसके? मेंढक की जो आंखें होती हैं वो देखिए उसमें कैसी होती है? फ्रॉग हैज द एब्सेंस ऑफ नेक। फ्रॉग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें गर्दन एब्सेंट होती है। मेंढक की गर्दन नहीं होती ना, देखिए गर्दन किसी ने, मेंढक में कोई गर्दन नहीं होती। और जब मेंढक में गर्दन नहीं होती तो ऐसे करके या ऐसे करके नहीं देख सकता है ना। तो अब गर्दन अगर उसमें एब्सेंट है, नेक उसमें एब्सेंट है, तो इससे उसको क्या फायदा है? क्योंकि मेंढक को कूदने की आदत बहुत होती है। अब मेंढक ऐसे जंप करके अगर कूदेगा तो गर्दन में मूंछ आ सकती है। आ सकती है नहीं आ सकती? तो गर्दन में उसके मूंछ ना आ जाए इसके लिए उसमें गर्दन ही नहीं होती। तो मेंढक ने क्या कर रखा है? ये अपने आप में एडजस्टमेंट कर रखा है, ठीक है ना। अब गर्दन जब एब्सेंट हो जाएगी तो भाई लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में देखेंगे कैसे? तो आंखें उसकी बल्जिंग नेचर की होती है। कैसे होती है? बल्जिंग आइज। बल्जिंग आइज मतलब एंटीना जैसी आंखें ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं, तो आंखों को 360 डिग्री ऐसे रोटेट करके वो सब तरफ देख सकता है। क्यों? क्योंकि नेक एब्सेंट होती है उसमें। बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन ट्रायंगुलर बॉडी ऐसी बिल्कुल होती है कि आगे बिल्कुल वाटर की करंट को ऐसे क्रॉस करके जा सके। तो ट्रायंगुलर बॉडी का होना क्या है? उसका अपने एक्वेटिक मोड में रहने के अडेप्टेशन को साबित करता है। और जमीन के बाहर रहना है अगर उसको चारों तरफ देखना पड़ेगा। आंखों में उसके निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मतलब क्या? एक अलग से आंखों के ऊपर पर्दा होता है, झिल्ली होती है, जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेंढक जो होता है वो पानी में भी आंखों को खोल के चल सकता है। उसे आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी आंखों के ऊपर एक झिल्ली है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। पानी गंदे से पानी में भी आंखें खोल के वो चल सकता है। तो ये क्या किया उसने अपने आप में एक एडजस्टमेंट कर रखा है, जिससे मेंढक पानी में आसानी से सर्वाइव कर सके। तो पानी के लिए अडेप्टेशन क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी का होना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का होना, और फ्रॉग जो होता है वो तीनों तरह के रेस्पिरेशन कर सकता है। इट कैन रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन, विद द हेल्प ऑफ गिल्स एंड विद द हेल्प ऑफ लंग्स। इसमें सभी तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। हवा से भी रेस्पिरेशन करता है और पानी से भी रेस्पिरेशन करता है। तो स्किन और गिल से रेस्पायर करना एक्वेटिक अडेप्टेशन है, और लंग्स के द्वारा रेस्पायर करना एरियल अडेप्टेशन है। हवा में या लैंड पे रहने के लिए ऑक्सीजन के द्वारा अडेप्टेशन करना। फ्रॉग की जो अगली टांगें होती हैं वो छोटी होती हैं, जबकि पीछे वाली टांगें उसकी बड़ी होती हैं। तो आगे की टांगें छोटा होना, पीछे की बड़ी होने से क्या होगा कि बड़ी टांगों से वो बॉडी को ज़्यादा जोर से धक्का लगा सकता है आगे कूदने के लिए। तो अगर उसको बहुत फॉरवर्ड जाके जंप करना है तो पीछे की टांगों का बड़ा होना जरूरी है। अब पीछे की लंबी टांगों से कूद तो गए, अब कूदेंगे तो आगे गिरेंगे तो मुंह के बल घुस जाएंगे जमीन में। तो ऐसा ना हो, उसके लिए उसकी अगली टांगें छोटी होती हैं, तो उसको ऐसे रोक लेता हो। तो पीछे की टांगों से जंप करेगा, अगली टांगों को ऐसे रोक लेगा। गर्दन एब्सेंट है तो मूंछ भी नहीं आएगी उसको। आंखें उसकी चारों तरफ ऐसे घूम सकती हैं और उसको क्या करती हैं? देखने में मदद करती हैं। फ्रॉग में एक इंपॉर्टेंट बात यह और होती है कि उसकी स्किन म्यूसिलेजिनस होती है। कैसी होती है?
म्यूसिलेजिनस स्किन। जैसे अगर फ्रॉग को आप कैप्चर कर लें, पकड़ लें, मान लीजिए जोर से ऐसे पकड़ लीजिए, तो फ्रॉग क्या करता है, इट टेक्स एयर इनसाइड द बॉडी, जोर से भरेगा, ऐसे जोर से उसने हवा भरी, हवा भरने से बॉडी फूल जाएगी, और जैसे ही फूलेगी बॉडी तो आप थोड़ा सा आपकी जो ग्रिप है उस पर वो कम हो जाएगी, तो जैसे ही ग्रिप आपकी कम हो वो पूरी हवा निकाल के सड़क के बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये उसकी फिटनेस है, ये उसमें एडजस्टमेंट, ये उसने अपने एनवायरनमेंट से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये उसने कला सीख रखी है। तो फ्रॉग के जो पंजे भी होते हैं, जैसे डिजिट्स होती हैं उनकी, इनके बीच में जाल लगे होते हैं, तो जाल लगे होते हैं तो पानी में ज़्यादा अच्छे से तैर सकते हैं। तो दे हैव वेब फीट दैट इज टू मेक देम कैपेबल ऑफ स्विमिंग इन द वाटर, पानी में बहुत अच्छे से तैरने के लायक भी बनाते हैं। तो फ्रॉग किस तरह से डिजाइंड है, उसने क्या चेंजेस कर रखे हैं, पानी में भी वो रहने के लायक है और जमीन में भी रहने के लायक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियस एडेप्टेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट द टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो हो सकते हैं वो कहाँ के लिए, डेजर्ट के लिए, सूखी जगह ड्राउट के लिए, और माउंटेन्स पर रहने वाले। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेजर्ट मोड ऑफ एडेप्टेशन, इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है एनिमल्स में। जैसे कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कहाँ का है ये एनिमल, कैमल इज अ एनिमल ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट में रहने वाला होता है। तो अब बताइए कैमल ने डेजर्ट के लिए अपने आप में क्या एडजस्टमेंट कर रखे हैं, कैमल में जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, द कैमल हैज हम्प, बड़ा सा उसमें हम्प होता है, तो ऊबड़ जिसको कहते हैं, पीठ पे निकला होता है, तो उसमें वो क्या करता है, उसमें पानी को जमा कर लेता है, वो स्टोर कर लेता है, पानी भर लेता है ना, और जिससे वो महीनों तक उसको प्यास ना लगे, तो महीने 2 महीने वो बिना पानी पिए रह सकता है, डेजर्ट में लंबे दूर तक चल सकता है। और उसके पंजे कैसे होते हैं, चौड़े पंजे होते हैं, ब्रॉड फीट, है ना, तो पंजे जब चौड़े होंगे तो बालू में वो अंदर धंसते भी नहीं है, और बहुत ज्यादा दूर वो आराम से चल सकता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए उसको क्या कहते हैं, डेजर्ट का शिप कहते हैं। तो कैमल ने ये क्या किया है, अपने आप में एडेप्टेशन। जितने भी डेजर्ट के लिए अडेप्टेड एनिमल होते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है, सूखी स्किन होती है बिल्कुल, जिससे कि पानी का लॉस उनसे ना हो, पानी का लॉस जो है उनका ना हो, इसके लिए स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। तो ये क्या है, उन एनिमल्स में एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिससे वो अपने एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर बनते हैं। तो दैट इज व्हाट द डेजर्ट मोड ऑफ अडेप्टेशन। एरियल अडेप्टेशन हम किसमें पढ़ते हैं, इन बर्ड्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल एरियल मोड ऑफ अडेप्टेशन के लिए क्या है, बर्ड्स, है ना। बर्ड किसको कहते हैं, बता सकते हैं आप, व्हाट आर बर्ड्स, एवरी ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इज नॉट बर्ड। हर वो एनिमल जो हवा में उड़ सकता है उसको बर्ड नहीं कहते हैं। बर्ड किसको कहते हैं, ओनली द एनिमल्स हुज 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जिनके 4 limbs मॉडिफाई हो गए किसमें, विंग्स में, दे आर कॉल्ड बर्ड्स। एंड द 4 limbs मस्ट हैव सेम बोन प्लान कॉल्ड द ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पोल्स, मेटाकार्पोल्स एंड द फेलेंजेस, जिनमें ये बोन प्लान प्रेजेंट है, और वो फेदर में, उनमें विंग्स में उड़ने के लिए जो मॉडिफाई हुए हैं उनको ही हम केवल बर्ड्स कहते हैं। तो बर्ड्स में क्या होते हैं, फेदर होते हैं और वो उसकी मदद से उड़ सकते हैं। तो बर्ड ने अपने आप में देखो क्या अपने एडजस्टमेंट कर रखा है। बर्ड का सबसे अच्छा एडजस्टमेंट ये है कि बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, चोंच देखिए उसकी बीक होती है, बिल्कुल पतली होती है कि नहीं होती है, फिर बॉडी पीछे मोटी होती चली जाती है और टेल होती है ना। तो बीक से क्या करती है कि जो एयर की करंट होती है उसको चीर के बहुत आगे बढ़ सकती है, एक एडेप्टेशन। दूसरा, उसकी बॉडी हल्की होती है क्योंकि हड्डियां उसकी खोखली होती हैं, हॉलो बोन्स। कैसी होती हैं, हड्डियां खोखली। हम लोगों की हड्डियां कैसी होती हैं, सॉलिड बोन्स। बर्ड की कैसी होती हैं, हॉलो बोन्स। तो हॉलो बोन होने से बोन ज़्यादा मजबूत भी हो जाती है और वजन भी कम हो जाता है। जब वजन कम हो जाएगा तो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, लेकिन अगर वेट ज़्यादा होगा बॉडी का तो उसको उड़ने में दिक्कत होगी। तो बर्ड में हड्डियाँ कैसी हैं, खोखली होना। फेदर का होना हवा में उड़ने के लायक बनाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, डोंकदार बॉडी होना हवा में उड़ने में उसको मदद करता है। सिंगल ओवरी होती है बर्ड में, कैसी होती है, सिंगल ओवरी। 2 ओवरीज नहीं होती, सिंगल ओवरी होती है। सिंगल ओवरी होने से उसकी बॉडी का वेट कम हो जाता है और हवा में वो आसानी से उड़ सकती है। तो इस तरह से बर्ड ने अपने आप में ऐसे चेंजेस कर रखे हैं कि जिससे वो अपने एनवायरनमेंट में बेस्ट सर्वाइव कर पाए। सो दीज आर व्हाट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द अडेप्टेशन।